गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो माय नेम इज संजय रावत एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है सेल। और ये जो लेक्चर है ये आपका सीबीएसई के लिए, आईजीसीएसई बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, सबके लिए वैलिड है। अगर आप इन सब के स्टूडेंट हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेल। अब सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि सेल क्या होता है। अगर मैं सेल को डिफाइन करना चाहूँ तो सेल को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ कि हर एक चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक फंडामेंटल यूनिट चाहिए होती है। जैसे कि मान लो हम जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, जिस रूम में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस रूम के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो ये रूम किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है ब्रिक्स से। तो अगर मैं इस रूम की फंडामेंटल यूनिट की बात करूँ या फिर मैं इसके स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करूँ कि किससे ये बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, एक ब्रिक से बना हुआ है। तो इसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुई, ब्रेक हुई। ओके, सेम वेज अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, हम इतने सारे एनिमल्स देखते हैं अपने आसपास, काव है, डॉग है, कैट है, रैट है, ये सारी की सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी हुई है, इनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, इनकी फंडामेंटल यूनिट है सेल। ओके, सो इसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर है ही ये सेल। तो सेल को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ मैं कैसे डिफाइन करूँगा, दैट इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल करी है, एक करी है स्ट्रक्चरल और एक टर्म मैंने इस्तेमाल करी है फंक्शनल। इन दो टर्म्स को ही क्यों मैंने यूज़ करा, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, फंक्शनल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन कराना चाहूँ तो स्ट्रक्चर है समथिंग जिससे कि चीज़ मिलकर बनी है। ठीक है, अगर मान लो एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है, बनी है, तो बड़ी सी बिल्डिंग किससे बनी है, ब्रिक से बनी है। तो पूरी की पूरी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, ब्रिक है। अभी मैंने सेम एग्जांपल दिया था। सेम वेज अगर मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, मेरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं यहाँ से छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटूँ और उसको अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देंगे, मुझे बहुत सारे सेल्स दिखाई देंगे। हमारी बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने वाले जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली जो हमने सेल की डिफाइन लिखी है वो क्या लिखी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि इट बिल्ड्स आवर बॉडी, इट बिल्ड्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है सेल। फंक्शनल का मतलब क्या है कि जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, समझ आ रहा है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी ये फंक्शन है हमारी बॉडी के, ये सारे के सारे फंक्शन किसके ऊपर हो रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं सेल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सेल्स की हेल्प से, या फिर ये बोल सकते हैं कि सेल्स में ही ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेल्स एसोसिएटेड होते हैं। कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो। एक होता है स्पर्म और एक होता है ओवा। जिसमें स्पर्म जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है और ओवा जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो देखो ना, रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम वेज अगर मैं डाइजेशन की बात करूँ तो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के जो सेल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, माउथ से लेके एनस तक, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से आपका स्टमक से उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके, ये वन बाय वन हम लोग ये पढ़ेंगे आगे चल के। बट मेन चीज़ ये समझिए कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि बॉडी मिलकर बनी है सेल्स से। फंक्शनल का मतलब क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, वो सारे के सारे फंक्शंस किसकी हेल्प से हो पा रहे हैं, ओनली एंड ओनली सेल की हेल्प से हो पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि सेल जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है ये चीज़। मतलब कि अगर हम लोग सेल के बिना लाइफ को इमेजिन करने की सोचें तो सेल के बिना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर है। तो यही है टॉपिक जिसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इतना समझ में आ गया कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की, कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं।
बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन से टाइप के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। देखिए, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरीके के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? एक होते हैं एनिमल सेल्स और एक होते हैं प्लांट सेल्स। अब एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो चीज़ हम अभी वन बाय वन कवर करेंगे। बट ये चीज़ समझिए कि जो सेल्स हमें सेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एल्गा पता नहीं क्या होता है? एल्गा इज कि जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होता है, कहीं पे भी जैसे तालाब बलाब होता है उसमें अगर पानी रुका हुआ हो तो वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की लेयर दिखाई दे जाएगी, जम जाती है ना, ग्रीन सी एक लेयर से जम जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में काई बोलते हैं। तो वो जो ग्रीन कलर की लेयर है काई, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गा बोलते हैं। एक्चुअली में वो क्या है? एक्चुअली में वो प्लांट का ही प्रिमिटिव स्टेज है। मतलब कि एवोल्यूशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जितने भी आजकल के ज़माने में हमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्लांट देखने को मिल रहे हैं जिनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स आते हैं, तो वो प्लांट्स कहाँ से जनरेट हुए हैं? वो प्लांट्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? वो इस एल्गा से इवॉल्व हुए हैं। तो एल्गा क्या होता है? एल्गा इज बेसिकली बोल सकते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि रुके हुए पानी के ऊपर आपको दिखाई देगा। इसको हिंदी में हम काई बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एल्गी, इन दोनों के अंदर जो सेल्स देखने को मिलेंगे वो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट सेल्स। ऑन दी अदर हैंड एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से आएंगे? पूरा का पूरा एनिमल किंगडम, जितना भी एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम अभी आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको पता नहीं होगा। ये मान लीजिए जितने भी एनिमल्स आप देखते हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हों, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर। तो बेसिकली एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर आते हैं। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम सबके पास एनिमल सेल टाइप के सेल्स होते हैं। कैसे टाइप के सेल्स होते हैं? एनिमल सेल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। और प्लांट्स में और एल्गी में क्या होते हैं? प्लांट्स और एल्गी के अंदर प्लांट सेल्स होते हैं। अब मैं एनिमल सेल के बारे में एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं एनिमल सेल के बारे में आपको बताता हूँ कि एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस एक बार कर लेंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लांट सेल कौन से होते हैं, एनिमल सेल कौन से होते हैं। जो सेल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो एनिमल सेल्स होते हैं, जो सेल प्लांट सेल के अंदर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं वो सेल्स प्लांट सेल होते हैं। क्लियर है? तो ये दो काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, टू काइंड्स ऑफ सेल्स। टू काइंड्स ऑफ सेल्स पढ़ लिए। अब इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेल्स हैं तो उसके लिए हम लोग क्या अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना है तो दो तरीके की वेराइटीज हैं इसके अंदर भी। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि कितने नंबर हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स के, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब अगर मैं इस वर्ड को ही ब्रेक डाउन करूँ, क्या वर्ड है? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। एंड सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल वाला, ठीक है। सेल बियरिंग है, सेल सेल्स बोल दो, ठीक है, सिंगल सेल वाला। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेलुलर का मतलब क्या है? सेल्स।
तो बेसिकली मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि यूनिसेलुलर जो वर्ड है वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, मतलब कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है, उसमें और कोई सेल ही नहीं है, एक ही सेल है, वही एक सेल क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन भी कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो एक ही सेल। ठीक है, बहुत सारे सेल नहीं है, सिर्फ एक सेल। मेरी पूरी की पूरी बॉडी, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे आसपास जो दिखते हैं, जिन्हें हम विजिबल आइज से देख सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। समझ आ रहा है? चींटी देखिए, चींटी कितनी छोटी होती है, इवन चींटी के अंदर भी कई हजार सेल्स हैं। ठीक है, तो सोचो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है वो कितना छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? सो माइक्रोस्कोप इज रिक्वायर्ड टू वॉच दीज। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर मुझे देखना है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। बिना माइक्रोस्कोप के मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकता। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो मैंने बताए, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, मतलब कि दो या फिर दो से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसके अंदर? डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स आ जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो बर्ड हो, कैट हो, रैट हो, अर्थवर्म्स हैं, ठीक है, कॉकरोचेज हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स मुझे क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं ना। तो जो मुझे दिख रहे हैं वो फॉर श्योर क्या है? बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है। दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल होता है उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, एक सेल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इनकॉन्स्पिकस होता है, तो उसको देखने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रोस्कोप बोलता हूँ। क्लियर है? तो ये थे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल हैं, उसके बेसिस पे अगर मैं डिवीजन करना चाहूँ ऑर्गेनिजम्स का तो क्या होगा। नाउ इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल सेल के बारे में कि व्हाट इज एनिमल सेल। पहले डिस्कवरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है कि पहला सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो हम पहले डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो सेल था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने 1665 में, ईयर क्या थी? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे बेसिकली, ठीक है, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी? एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। ये जो सेल था, ये सेल उन्हें कहाँ पर मिला था? ये उन्हें एक कॉर्क के अंदर मिला था। किसके अंदर मिला था? कॉर्क के अंदर, ठीक है, एक बार्क ऑफ ट्री था, सॉरी, कॉर्क के अंदर उन्हें मिला था ये चीज़, ठीक है, मतलब कि एक डेड सेल उन्हें मिला था कॉर्क के अंदर, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 के अंदर कॉर्क के अंदर जब देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उन्हें डेड सेल्स दिखाई दिए। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा कैसे? इसको ऑब्जर्व कैसे करा? कैसे पता चला उन्हें कि इसके अंदर सेल्स हैं? उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया। क्या बनाया? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप बनाया। ये सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप अगर मैं आज के ज़माने में देखूं तो इक्विवेलेंट होगा किसके? सिंपल माइक्रोस्कोप। किसकी इक्विवेलेंट होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप के। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसके अंदर एक नीचे स्टेज होती है, ऊपर की तरफ एक हैंडल टाइप का होगा, उस हैंडल के अंदर एक माइक्रो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होगा। मैग्नीफाइड ग्लास होता है ना वो। तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ ऐसा होगा वो। यहाँ नीचे स्टेज है, इधर की तरफ से ऊपर की तरफ से एक हैंडल है, इधर एक लूप है, इस लूप के अंदर एक मैग्नीफाइड ग्लास लगा हुआ होता है। सो दिस इज मैग्नीफाइड ग्लास।
एंड दिस इज स्टेज, जिसके ऊपर हम स्लाइड रख के ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी, उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करा, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्लाइड लगाई, तो स्लाइड लगाकर उन्होंने ये चीज़ दिखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हनी कॉम जैसा दिख रहा है। हनी कॉम क्या होता है, मधुमक्खी का जो घर होता है, बी हाइव जो होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला कि जी जब मैंने इसको ऑब्जर्व करा, इस कॉर्क को, पेड़ के ऑब्जर्व करा, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे हेक्सागोनल रूम्स देखने को मिले, हेक्सागोनल रूम्स जैसे कुछ दिखाई दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हेक्सागोनल रूम्स जो थे, उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर था किसके, मतलब कि कैसा लग रहा था, ये लग रहा था हनी कॉम्ब जैसा। कैसा लग रहा था, हनी कॉम्ब जैसा। मतलब हनी कॉम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता मैंने बताया, बिल्कुल वैसा लग रहा है। यही जो स्मॉल रूम्स थे, इन्हीं स्मॉल रूम्स को नाम दिया गया क्या, दीज स्मॉल रूम्स आर टर्म्ड लेटर सेल्स। इन्हीं छोटे छोटे रूम्स को क्या नाम दे दिया गया, सेल नेम दे दिया गया। सेल जो वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, जो सेल वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल चेम्बर। क्या मीनिंग होता है इसका, स्मॉल चेम्बर और रूम, मतलब कि या तो छोटा रूम बोल सकते हैं इसको, या तो स्मॉल चेम्बर बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सेल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है और वहाँ से इसको लिया गया है। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम या फिर स्मॉल चेम्बर। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, लैटिन वर्ड में ही क्यों यूज़ करते हैं, कई बार सुना होगा कि ये जो नेम है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से ली गई है। तो वाई वी आर ऑलवेज यूजिंग लैटिन वर्ड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंग्लिश। इंग्लिश है हमारे पास, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, बट वाई वी आर ओनली यूजिंग लैटिन वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बोल सकते हैं ठोस रीज़न है, दैट इज़ कि जो लैटिन है, जो लैटिन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। आज के ज़माने में ये कहीं यूज़ नहीं होती है लैटिन लैंग्वेज। तो डेड लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग टर्मिनोलॉजीज बनाएंगे, डेड लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग टर्म्स बनाएंगे, किसी भी चीज़ का नाम अगर हम लोग डेड लैंग्वेज में देंगे, तो उसके अंदर कोई स्कोप नहीं है कि उसके अंदर कोई न्यू वर्ड्स इंप्रूव हो सके या फिर कोई नए वर्ड्स बन सके। ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने में अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश के अंदर हर दूसरे दिन नए वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, हर दूसरे दिन नए वर्ड्स सुनने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इंग्लिश एक डे टू डे यूज़ की लैंग्वेज बन चुकी है, तो उसके अंदर नए वर्ड्स बनने का स्कोप है। और हम लैटिन वर्ड को क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लैटिन लैंग्वेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसके अंदर नए स्कोप्स बन नहीं सकते, नए वर्ड्स बन नहीं सकते। तो जो वर्ड मैंने जिसके लिए बनाया है वो टिल टू द एटर्निटी क्या रहेगा, उसी के लिए ही रहेगा। क्लियर है। तो दैट इज वाई वी आर यूजिंग डेड लैंग्वेज कॉल्ड लैटिन। इसीलिए सारे के सारे जो नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज या फिर ग्रीक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट है इसके अंदर। तो यहाँ पर इतना जो हुआ था, इसमें रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 के अंदर डेड सेल्स को डिस्कवर करा था कॉर्क के अंदर। उन्होंने जब अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें हेक्सागोनल रूम्स दिखाई दिए। इन रूम्स का नाम लेटर ऑन क्या पड़ा, सेल पड़ा। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग स्मॉल रूम्स होता है। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्योंकि ये तो एक डेड सेल था, ये क्या था, एक डेड सेल था। अब डेड सेल से तो डिस्कवरी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आज के ज़माने में जो सेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में, जिनके बारे में हम डिस्कवरी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आजकल के ज़माने में, वो डेड सेल्स तो ही ना। मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो सेल्स डेड तो ही ना, वरना तो मैं मर गया होता, मैं जिंदा तो ही ना होता। पौधे ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं। प्लांट्स कैसे ग्रो हो पाते हैं बताओ, कैसे ग्रो हो पाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स इसलिए ग्रो हो पा रहे हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर लिविंग सेल्स हैं, प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तभी तो वो ग्रो कर पा रहे हैं। सेम वेज मेरी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, तभी तो मेरी बॉडी डे बाय डे ग्रो हो पा रही है, वरना तो मैं मर गया होता। अगर मेरे हार्ट के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना बंद कर दे तो मेरी बॉडी ऑक्सीजन पंप करना बंद कर देगी, ऑक्सीजन पंप करना बंद कर देगी तो मेरी बॉडी खत्म, मर जाऊंगा, है ना। तो सेम वेज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। तो पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था,
1674 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूवेनहुक। क्या नाम था? ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल डिस्कवर किया था। लिविंग सेल डिस्कवर किया था। और कहां से डिस्कवर किया था? स्टैग्नेंट वाटर में से। स्टैग्नेंट वाटर में से इन्होंने क्या किया था? एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो पहला लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले कौन थे? पहला लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले थे हमारे ल्यूवेनहुक, और ईयर थी 1674। क्लियर है ये चीज? तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा। ओके, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा कि डेड सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। डेड सेल की डिस्कवरी की थी हमारी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के बाद आए ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक जो थे, इनका नाम एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक था। इन्होंने 1674 के अंदर क्या किया? एक लिविंग सेल डिस्कवर करा स्टैग्नेंट वाटर में। इसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन्होंने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं, मान लो ये सेल है, तो इसके सेल के सेंटर में एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है। क्या होती है? एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्लियर है ये चीज? तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दो और ऑर्गेनिजम्स आए, दो और साइंटिस्ट आए। उन साइंटिस्ट ने, अब ये पूरी की पूरी हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे मतलब सेल्स की डिस्कवरी हुई। सबसे पहले हमने एक डेड सेल की डिस्कवरी देखी थी, जो कि सबसे पहला डिस्कवर्ड सेल था, वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। उसके बाद एक लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, जो कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 के अंदर की थी। स्टैग्नेंट वाटर के अंदर से एक सेल निकाला था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हमने पढ़ा। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ठीक है, मतलब कि उन्होंने बताया कि हर सेल के बीच में क्या होता है? एक पार्ट होता है सर्कुलर डार्क स्टेन सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखो, इसके बाद बात आई सेल थ्योरी की। किसकी बात आई? सेल थ्योरी की। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्वान, एंड एक और बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था श्लिडेन। तो श्लिडेन और श्वान, ये दोनों जने क्या थे? एक इनमें से था जूलॉजिस्ट, इनमें से एक थे जूलॉजिस्ट और एक थे बॉटनिस्ट। अब जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट कौन होते हैं? अगर हम लोग बायोलॉजी को डिवाइड करें, तो बायोलॉजी दो ब्रांचेस में टूट सकती है। एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। ठीक है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। अब जूलॉजी क्या होती है? जू वर्ड जो है ये एनिमल के लिए होता है, इसीलिए एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, एनिमल से रिलेटेड जो भी बायोलॉजी है उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और बॉटनी प्लांट्स के लिए, प्लांट रिलेटेड बायोलॉजी, प्लांट रिलेटेड बायोलॉजी। क्लियर है? तो दो तरीके की बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। एक होती है जूलॉजी, जो कि एनिमल्स की स्टडी होती है। एक होती है प्लांट बायोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बॉटनी। क्लियर है? तो दो तरीके की ब्रांचेस होती हैं हमारी, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। नाउ श्लिडेन और श्वान दोनों के दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने डिस्कवरी करी, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की, देखभाल की, सब चीज़ें चेक करी। तब उसके बाद इन्होंने क्या करा? अब ये दोनों जने सेम जगह पे नहीं रहते थे, ये अलग जगह पे रहते थे, ये अलग जगह पे रहते थे, बट इन दोनों ने काम सेम करे। इन दोनों ने काम सेम करे।
मतलब कि एनिमल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी करी। एनिमल और प्लांट सेल के बारे में जब इन्होंने डिस्कवरी करी तो श्लेडन जो थे ये बॉटनिस्ट थे और शॉन जो थे ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। शॉन ने सबसे पहले क्या किया, शॉन ने बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, क्या होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं आर always take place within the cell। मतलब कि जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो सेल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब कि डाइजेशन ऑफ फैट हो गया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर कर एनर्जी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक रिएक्शन की हेल्प से होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे हो पा रही है, इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मतलब कि क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड है और केमिकल्स तो इन्वॉल्व हैं, तभी तो रिएक्शन हो पा रही है। दैट इज़ वाई हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शंस, मतलब कि जितनी भी रिएक्शंस एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है उन सारी की सारी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। क्लियर है। तो पहली टर्म क्या थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेकंड चीज़ कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी सेल्स के अंदर होती हैं। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, बोला कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या करते हैं, पुराने ऑर्गेनिजम्स से मिलकर बने। ये दो चीज़ें तो श्लेडन और शॉन दोनों की सेम थी। शॉन ने भी यही चीज़ बोली, श्लेडन ने भी यही चीज़ बोली, दो चीज़ें, ठीक है। बट जो थर्ड चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सेल थ्योरी की। ये मैं भी क्या पढ़ा रहा हूँ, ये हम सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी। बट सेल थ्योरी के अंदर ना एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं हो पाई थी। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि पहले अंडा आया है मुर्गी आई, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुर्गी आई, फिर वो बोलते हैं वो मुर्गी कहाँ से आई, तो बोलते हैं अंडे से आई। अंडा कहाँ से आया, मुर्गी से आया। मुर्गी कहाँ से आई, अंडे से आई। तो ये चलता रहता है बार बार। ये मतलब ये बोल लो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जिसको लोग आंसर नहीं दे पाते। बट जो ये साइंटिस्ट थे इनका नाम था विर्को। क्या नाम था, विर्को। विर्को ने क्या बोला, विर्को ने सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट दिया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दैट न्यू organisms are always give rise new organisms always formed from pre-existing organisms। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि नए सेल्स जो होते हैं, नए जो सेल्स हैं वो नए सेल्स कैसे फॉर्म हो पा रहे हैं, वो नए सेल्स तभी फॉर्म हो पाएंगे जब उन्हीं के जैसे पुराने सेल्स भी एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर क्या है, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर, मसल सेल्स बन रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर। ये सारे के सारे सेल्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि मैं लिविंग हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड सेल है तभी तो और सारे ब्लड सेल्स बन पा रहे हैं। बोन मैरो मेरा तभी तो फंक्शन कर रहा है क्योंकि मैं लिविंग हूँ, मेरे पास वैसे सेल्स हैं ऑलरेडी। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, हर 21-20 दिन 11 दिन के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। जो ब्लड सेल्स हैं मेरे आरबीसीज जो हैं वो हमारे 120 दिन के बाद डिजनरेट हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं, ब्लड सेल्स, है ना। सेम वेज जो विर्को थे उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि अगर नया सेल बनना है तो पुराना सेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि अगर मुर्गी को जन्म देना है तो पहले से एक मुर्गी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है। अब वो मुर्गी कैसे बनी, पहली मुर्गी कैसे बनी, वो हम ये बोल सकते हैं कि मे बी शायद एवोल्यूशन की वजह से बन गई होगी। व्हाट इज़ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बोल सकते हैं कि एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से हाईली एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के बनने का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन और क्या है, एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि धीरे धीरे चलती है।
हमने एवोल्यूशन के बारे में सुना होगा कि पहले क्या होता था, हम लोग एप्स हुआ करते थे, एप्स ने ही एवोल्यूशन किया, एप्स ने ही क्या करा, डेवलपमेंट करा अपने अंदर, वो थोड़े से सेरिब्रली एक्टिव हुए और वो ऑर्गेनिजम्स क्या बन गए, ह्यूमन बींग्स बन गए। समझ आ रहा है? तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बिरको ने यही चीज़ स्टेट करी कि नए ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए या फिर नए सेल्स बनने के लिए पुराने सेल्स का होना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। क्लियर है? तो इसके साथ में ये हमारी क्या कंप्लीट हो गई थी, सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। क्लियर है ये चीज़? इसमें कोई डाउट है कि सेल थ्योरी क्या थी? अब इसके बाद देखिए, अब हम करने वाले हैं 1 by 1 डिस्कशन ऑफ सेल्स। मतलब कि पहले हम लोग एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद प्लांट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया इससे पहले, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैंने एनसीईआरटी साइड में खोल रखी है ताकि रेफरेंस भी रहे टॉपिक्स का। तो आप भी जब पढ़ें तो साथ में एनसीईआरटी रख के ज़रूर पढ़ें, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक टॉपिक को कवर करके चलना है। और आज से मैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन क्या करूँ, कंप्लीट करवाऊँ। ओके? तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी साइड में रखिए, ताकि आपको एटलीस्ट पता चले कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। थैंक यू। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस पता है क्या होता है, अभी बताया था मैंने, सेल के अंदर जो एक सेंट्रल में डेंसली डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल बोल सकते हैं हम लोग। जैसे सीपीयू होता है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेम बेस न्यूक्लियस भी क्या है, सेल का ब्रेन है। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस कैसा है सेल के अंदर, उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो क्या होगा। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो तरीके के सेल्स होते हैं अगेन। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब क्या है? अगेन जब भी हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो बायो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी टर्मिनोलॉजीज हम याद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे कि एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स यूज़ हो रहे हैं या फिर कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं किस चीज़ के लिए, जैसे कि अगर मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दिया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। तो यूनी मीन्स सिंगल होता है, तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी होता है, मतलब कि मैनी सेल वाले ऑर्गेनिज्म। सेम बेस यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दिया हुआ है। तो प्रो का मतलब क्या है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडर डेवलप्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंडर डेवलप्ड। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक केम्स फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन। कैरियोटिक कहाँ से आया है? कैरी ऑन वर्ड से आया है। कैरी ऑन क्या होता है? कैरी ऑन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए। मीन्स ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्लियर है ये चीज? तो अब ये देख लो कि सिर्फ एक वर्ड को ब्रेक डाउन करने से ही मुझे ये चीज पता चल गई कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या है। समझ आ रहा है? तो अगर हम ये टर्म्स को ब्रेक डाउन करना सीख जाए ढंग से तो हम वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रखेंगे। रटने की जरूरत नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना बायो को रटना पड़ता है, रटने की कोई चीज़ नहीं। अगर आप वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना सीख जाएंगे तो आप वर्ड को ब्रेक डाउन करके ही देख लेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ होती है। तो प्रिमिटिव कैरी ऑन वाले सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्या है हमारे? यूकैरियोटिक। कौन से सेल्स? यूकैरियोटिक। अब इसमें यू जो ये टर्म है इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। क्या होता है? ट्रू। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेल डेवलप्ड। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हैं कि ये वेल डेवलप्ड है। और अगेन कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसके पास कैरी ऑन है।
कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। क्लियर है? तो मतलब कि ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड ट्रू फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट है कि कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका न्यूक्लियस ढंग से डेवलप्ड नहीं होगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होंगे जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम आता है, सिर्फ एक ही किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं, पूरे बैक्टीरिया किंगडम इसके अंदर आ जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर बहुत सारे हैं, एनिमल्स ले लो, इंसेक्ट्स ले लो, ठीक है, पेस्ट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं ना, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाएंगे यूकैरियोटिक के। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया आ जाएंगे। अच्छा, अब बैक्टीरिया के अंदर अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो फिर कैसे दिखते होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स? मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनका न्यूक्लियस ढंग से डेवलप्ड नहीं होता है। न्यूक्लियस मैंने समझाया था कि सेल के बीच में एक सेंट्रली डार्क स्टेट बॉडी होती है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? न्यूक्लियस बोलता हूँ। ये एक तरीके का ब्रेन है जो कि पूरे के पूरे सेल को रेगुलेट करेगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये न्यूक्लियस ढंग से डेवलप्ड नहीं होता है, तो मतलब कि इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके अंदर भी न्यूक्लियस होता है, बट ये न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है, मतलब कि इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन पहले इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ज़्यादातर कैसे होते हैं, हमारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ही एक टाइप है। अब जितने भी ये सेल्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग होती है। मैंने इसको कट कर दिया बीच में से, ठीक है, स्लाइस कर दिया इसको अंदर की तरफ से। तो ये ऊपर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है, ये दिस होल लेयर इज कॉल्ड प्रोटीन कैप्सूल। कैप्सूल है, क्या है? कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या करता है? ये कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद इनके अंदर क्या होता है, ये वाली लेयर दिख रही है, दिस लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैक्टीरिया की, वो क्या है? हमारा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस देखने को हमें इसके अंदर मिलता है। तो न्यूक्लियस कैसा होगा? इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस हम इसके अंदर बोलते हैं कि क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? मैंने न्यूक्लियस नहीं बोला है, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इज बेसिकली कि न्यूक्लियस का सारा कंटेंट है, बट न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं। मतलब कि क्या? जैसे कि मान लो एक नॉर्मल सेल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर एक बार देख लो। पहली चीज तो एक सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में देखने को मिलेगा। इसके सेंटर में हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियस के बाहर की तरफ मुझे डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री। देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री। अच्छा, ये हमारा है क्या? पूरे का पूरा। इस पूरे को अगर मैं बोलना चाहूँ तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको कलेक्टिवली मैं बोलूँगा न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस है। ये बाहर की कवरिंग दिखाई दे रही है, इस बाहर वाली कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको कई लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जितना एरिया न्यूक्लियस का है उस एरिया को हटाकर, मतलब कि अगर मैं इतने एरिया को हटा दूं, न्यूक्लियस वाले एरिया को अगर मैं हटा दूं, तो ये जो जितना एरिया मिल रहा है, जितना एरिया ये है न्यूक्लियस को हटाकर पूरे सेल में जितना एरिया बचता है, इस पूरे एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब देखो, सेल जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अभी हमें पढ़ना है कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के बारे में भी हम डिटेल में अभी एक एक करके पढ़ेंगे। बट अभी ये समझो कि न्यूक्लियस जो हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर है उस सेल का, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वाले न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंस क्या है। इसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं और इसे हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है न्यूक्लियस के कंटेंट को एक जगह पे कंस्ट्रक्ट करके रखने का। मतलब कि न्यूक्लियस का जो भी जेनेटिक मैटर है, मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह पे कंस्ट्रक्टेड रहे, वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल ना जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है एक ही जगह पे जेनेटिक मटेरियल को कंस्ट्रक्ट करके रखने का। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में नहीं फैल जाएगा। जरा देखो, अगर मैं इस लेयर को मिटा दूँ, ये जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मैंने मिटा दी यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल जो अंदर है हमारे न्यूक्लियस का, ये तो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, है ना। इसका कोई फिक्स कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियस तो होगा नहीं फिर। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग इसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और इसी वजह से इस सेल को हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल का नाम दिया है। ऑन दी अदर हैंड, जो ये वाला न्यूक्लियस है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका जेनेटिक मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ पड़ा रहता है। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है ये चीज़? यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता चल गया हमें कैसा होता है यूकैरियोटिक सेल। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसके अंदर? अगर है डाउट आपको किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो अभी हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर एक बार हम लोग न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच में डिफरेंस और कर लेते हैं, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे कि एग्जैक्टली अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बीच में डिफरेंस बताओ क्या है, तो डिफरेंस क्या होता है। अगेन, न्यूक्लियोइड क्या है? वो न्यूक्लियस है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस क्या है? वो कैरियन है जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। सारे के सारे पॉइंटर्स में एनसीईआरटी से ही देख के लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। कुछ एक टॉपिक्स जो है हम एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं ताकि थोड़ा एक ब्रॉड नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस पहली बात तो लार्जर होते हैं साइज में। कैसे होते हैं? साइज में लार्जर होते हैं, प्लस इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। कैसी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। अगर ध्यान दिया हो तो अभी जब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था न्यूक्लियस का, तो उसके बाहर मैंने ऐसी मेम्ब्रेन बनाई थी, ऐसी मेम्ब्रेन्स बनाई थी, मैंने ध्यान दिया था। ऐसी ही क्यों बनाई थी मैंने? क्योंकि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्टो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम लोग बोल रहे हैं एक्टो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हैं? एंडोन्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है ये चीज़? तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है? और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस सेंटर है न्यूक्लियस का। दोबारा से सुन लो, सेल के सेंटर में, पूरा सेल है और सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के भी सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? तो जैसे मान लो हमारा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के बीच में एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है, ठीक है? इस डार्क स्टेन्ड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। अच्छा, ये न्यूक्लियोलस है, बट जो मुझे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ना है वो क्या है? वो न्यूक्लियोइड है। तो दोनों चीजें डिफरेंट है। न्यूक्लियस के सेंटर में जो डेंसली पार्ट वो है, क्या कहते हैं हमें, बॉडी है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। बट जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलता है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर है? तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अच्छा, अब अगर मैं न्यूक्लियोइड की बात करूं तो न्यूक्लियोइड का क्या स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में न्यूक्लियोइड स्मॉलर साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉलर साइज के होते हैं। ठीक है? इनके अंदर एज सच कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है? मतलब कि नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास, तभी इनका पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनका कोई फिक्स न्यूक्लियस ही नहीं। आगे क्या बोला हुआ है? आगे बोला हुआ है कि इनके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। बट इनका तो कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इनका न्यूक्लियोलस कहाँ से आया? तो नो न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। क्लियर है ये चीज? तो अभी हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारे न्यूक्लियस के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बेसिस पे हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो डेफिनेटली इसके आगे के पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको डेफिनेटली क्लियर करूँगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो की नीड आपके फ्रेंड्स या फिर किसी भी को भी है तो आप उसको ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। एंड कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस को अपलोड करूँ। टिल देन, हैप्पी स्टडी।